So we have seen some minimal concepts related to pressure. चलिए देखते हैं अभी what is Buoyant force. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है मेडिकल एंट्रेंस के लिए। ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स है, जैसे ये प्रेशर कहा, बुआंट फोर्स कहा, कैलोरीमेट्री कहा, छोटे छोटे चैप्टर है और एक एक क्लास में ख़त्म भी हो जाएंगे और कंसेप्ट पता चल जाएगा तो बहुत सारा चीज़ बन जाएगा। तो कंसेप्ट सीखना है। व्हाट इज दिस बुआंट फोर्स, लेट अस सी फर्स्ट। चैप्टर का नाम है बुआंट फोर्स। ध्यान से देखना क्या कहता है। ये कहता है कि जब भी कोई एक हम तो जानते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, एक कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होता है बिटवीन टू बॉडीज, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस प्रोवाइडेड द सरफेसेस आर स्मूथ। नहीं, हम इस बॉडी के साथ कोई फोर्स दे रहे हैं और हम ये दोनों रेस्ट में हैं और ये सरफेस स्मूथ है, मतलब पक्का मेरा फोर्स नॉर्मल टू दिस होगा। तो नॉर्मल फोर्स है जब किसी एक फ्लूइड में किसी एक सॉलिड को डुबाते हैं तो फ्लूइड के रहते हुए वहां पर फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो अगर कोई सॉलिड को किसी फ्लूइड में टोटली या पार्शियली डुबाएंगे तो हर जगह पे सरफेस पे किसका, सॉलिड का, वो फ्लूइड अब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और जो फोर्स लगाएगा दे विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो वही लिखने की कोशिश करें। Whenever a solid is totally or partially immersed, whenever a solid is totally or partially immersed into a fluid medium, totally or partially immersed just a minute, immersed into a fluid। हम चलो ठीक है, फ्लूइड किसको कहते हैं? फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो, इट मे बी ए लिक्विड, मे बी ए गैस, पार्शियली और टोटली inserted into a, immersed into a fluid। The fluid exerts normal forces on the surface of immersed solid। बस समझो थोड़ा। Resultant of all these forces is called buoyant force। जिसको कभी कभार गलती से आप लोग अपथ्रस्ट कहते हो। गलती से क्या सर? हाँ, गलती से। ये अपथ्रस्ट नहीं है। क्या है देखेंगे। हम लोग लिमिटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो ये ऐसा है वैसा है बोल देते हैं। कोई पूछेगा 4 ठो आम का वजन कितना होगा, 4 ठो आम का वजन कितना होगा, 4 ठो आम का वजन आप गेस करोगे और बोलोगे हो सकता है 1 किलो हो जाएगा या थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हो वहां पर आम इतने बड़े बड़े होते हैं। कहीं दूसरी जगह जाओ जहां पर आम भी इतने बड़े बड़े होते हैं तो 4 आम तो 10 किलो का हो जाएगा। बट यू कैनॉट गेस दैट। आप एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में ग्रो किए हो तो वहां पर आप कहोगे बुआयंट फोर्स इज अपथ्रस्ट। और ओवरऑल देखोगे बुआयंट फोर्स की डेफिनेशन के साथ ये अपथ्रस्ट भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेफ्टवर्ड भी हो सकता है, राइटवर्ड भी हो सकता है। वी शैल सी देम ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक लिक्विड कंटेनर है। ये लिक्विड कंटेनर में हुआ यूं है कि यहाँ पर कोई एक सॉलिड है, वो ऐसे पार्शियली इमर्स्ड है, मान लो कि बांध के रखे हैं इसको, और दूसरा सॉलिड है जो कि टोटली इमर्स्ड है। और हुआ यूं है इसमें कि इसमें लिक्विड है ऐसा, समझ रहे? एक्सक्यूज मी। हाँ,
तो क्या हुआ, यहाँ पर लिक्विड है, ये जो सॉलिड यहाँ पे इमर्स्ड है उस सॉलिड के बारे में थोड़ा सोचा जाए। अब ये सॉलिड का कुछ हिस्सा लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है, जहां जहां पर कांटेक्ट में है वहां पर लिक्विड इसके ऊपर फोर्स तो देगा, लेकिन नॉर्मल फोर्स देगा। कैसा फोर्स? नॉर्मल टू दी सरफेस। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी फोर्स ऐसे देगा, ऐसे देगा, ऐसे, हर पॉइंट में जो फोर्स आएगा दैट विल बी नॉर्मल टू दी सरफेस। ये जो सारा फोर्स है, ये सारा फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसको कहते हैं बुआयांट फोर्स। समझ में आया? इसको कहते हैं बुआयांट फोर्स। चलिए देखते हैं ये बुआयांट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये जो फोर्सेस है, इधर से ये जो फोर्स है, यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर जितना प्रेशर होगा यहाँ पर भी तो उतना ही प्रेशर होगा, मतलब इस डायरेक्शन में जितना फोर्स होगा इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स होगा, दोनों फोर्स कैंसिल कर जाएंगे और हर एक फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। सारा वर्टिकल कंपोनेंट को अगर जोड़ देंगे तो आप पाओगे कि जो नेट फोर्स है वो अपवर्ड है। यहाँ पर भी ऊपर से कुछ फोर्स नीचे की तरफ है, नीचे से कुछ फोर्स ऊपर की तरफ है, लेकिन नीचे ये वाला जोन में ये ज्यादा डेप्थ में होने के कारण प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, ये कम डेप्थ में होने के कारण प्रेशर कम है और फोर्स कम है। मतलब यहाँ का जो अपवर्ड फोर्स है ज्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स कम है, यहाँ पे भी नेट फोर्स अपवर्ड है। तो इसी को लेके कुछ लोग कहते हैं कि बुआयांट फोर्स इज सेम एज ऑफ थ्रस्ट, लेकिन कंडीशन याद रहना चाहिए, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो ये फोर्स ऑफ थ्रस्ट जैसे बिहेव करता है। दूसरा केस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुआयांट फोर्स is not necessarily a upthrust। ये अपथ्रस्ट होगा कोई जरूरी नहीं है भैया। कैसे? जैसे मैं आपको केस देता हूं, चलो ये केस में देखो, यहाँ पे कोई एक लिक्विड है, यहाँ पे कोई एक लिक्विड है और वो लिक्विड के अंदर कोई एक सॉलिड ऐसे डूबा हुआ, ऊपर से डूबा हुआ। चलो हम ऐसा शेप का एक सॉलिड लेते हैं ताकि आपको समझने के लिए आसान हो जाए। ऐसा शेप का एक सॉलिड ले लिए, चलो ये सॉलिड को यहाँ से ऐसे बांध दिया गया है और ये लिक्विड यहाँ पर है, ठीक है। अब ये सॉलिड के ऊपर इधर से कुछ फोर्स आ रहा होगा, इधर से कुछ फोर्स आ रहा होगा, है कि नहीं? अच्छा, अगर ऐसे फोर्स आ रहा है और इधर से भी कुछ फोर्स आ रहा होगा तो जो नेट फोर्स होगा बी वो कैसे होगा? अपवर्ड हो। हाँ, तो जब हम इसको ऊपर से डुबाए हैं ये फोर्स अपवर्ड हो रहा है। लेट मी चेंज द केस। सपोज आई गो फॉर अनदर केस जिसमें ये ऐसा है। अब मैं क्या किया हूं, इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग द सिलेंडर फ्रॉम द टॉप, मैं इसको नीचे से डाल दिया हूं इसके अंदर। अब हुआ यूं है कि यहां पर भी लिक्विड है, लेकिन लिक्विड तो ऐसा है, सॉरी लिक्विड ऐसा है यहाँ पे, कहां से निकल जाता है, यहां से निकल जाता है। अच्छा, तो लिक्विड यहाँ पे कैसा है? ऐसा है। अब ये जो लिक्विड इसके ऊपर फोर्स दे रहा है वो कैसा फोर्स दे रहा है? ऐसे भी दे रहा है, ऐसे भी दे रहा है और ऐसे भी दे रहा है। नाउ हाउ इज द बुआयांट फोर्स? यू से द बुआयांट फोर्स इज डाउनवर्ड। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब कोई सॉलिड को लिक्विड में डुबाओ तो उसके ऊपर बुआयांट फोर्स आता है, ऐसे कहते हैं। देखो तो इस केस में सपोज आई ड्रॉ अनदर केस, यहाँ पर कोई लिक्विड है और कुछ ऐसा है, ठीक है। इसमें दिया यूं है कि जो हमारा लिक्विड है वो ऐसा यहां तक है। अब मैं क्या किया हूं, इसके अंदर कोई सॉलिड सिलेंडर को इंसर्ट किया हूं जो कि ऐसा शेप का है, और
मैं इसके अंदर क्या किया हूं, इसके अंदर भी लिक्विड दे दिया हूं। अब देखो तो इसके ऊपर क्या फोर्स आएगा, ऐसा फोर्स आएगा और ऐसा फोर्स आएगा, ना ऊपर से आएगा ना नीचे से आएगा। इन दिस केस the liquid solid is displacing some amount of liquid but bond force is 0। तो ये गलतफहमी में मत रहना कि कभी किसी एक सॉलिड को लिक्विड में डुबाएंगे तो उसके ऊपर बॉन्ड फोर्स आएगा। अगर हम कोई पीस ऑफ थर्मोकोल को कॉर्क का बनाया हुआ कोई सिलेंडर को इसके अंदर डालेंगे, पानी में पूछेंगे छोड़ देंगे तो क्या होगा, कुछ लोग सोचेंगे ये तो फ्लोट करता है, ये भाग के जाएगा ऊपर फ्लोट करेगा, नहीं, ये तो नीचे पुश होके बाहर आ जाएगा। इसको यहाँ तक डुबा के छोड़ देंगे तो क्या होगा, पुश करके ऊपर ले लेगा। इसको यहाँ तक डाल के छोड़ देंगे, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, जहाँ है वही रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स इज 0। तो बॉन्ड फोर्स ऑफ थ्रस्ट होगा कोई जरूरी नहीं है। और अगर मैं इसको इसे साइड से डाला होता तो इधर से फोर्स होता और फोर्स इधर को भी होता तो निकल के बाहर आ जाता। किधर से भी डालोगे वो बाहर निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। आप अगर इधर से डाल रहे हो तो इधर निकल के आ जाएगा, इधर से डाल रहे हो इधर निकल के आ जाएगा, नीचे से डाल रहे हो नीचे निकल के आ जाएगा, ऊपर से डाल रहे हो ऊपर निकल के जाएगा। सो बॉन्ड फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी इंसर्शन। क्योंकि मोस्टली माइनर क्लासेस में हम लोग ऐसा केस को डील किए हैं तो हम याद रख लेते हैं कि बॉन्ड फोर्सेज ऑफ थ्रस्ट। समझ में आया क्या? चलिए अब देखते हैं कि बॉन्ड फोर्स है कितना। पहले भी हम देख चुके हैं कि जब भी किसी एक फोर्स के बारे में बात करेंगे हमें इसके बारे में 3 चीज जानने की जरूरत है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन तो देखिए कि कैसे इंसर्ट हो रहा है उसके हिसाब से डायरेक्शन बनेगा। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो चलिए मैं यहाँ पे कोई एक सॉलिड को इंसर्ट करता हूं इसके अंदर। चलिए ये है कोई एक सॉलिड, ऐसा शेप का सिलिंड्रिकल सॉलिड है, आपको समझने के लिए आसान होगा। ऐसा शेप का सॉलिड है और मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे लिक्विड इंसर्ट किया हूँ यहाँ तक। अब इसमें हुआ यूं है कि यहाँ पर कुछ फोर्स आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ फोर्स आ रहा होगा। सपोज ये सॉलिड का एरिया A है और ये डेप्थ टू विच इट हैज बीन इंसर्टेड इज H, तो यहाँ से कुछ फोर्स आ रहा होगा। फोर्स ड्यू टू लिक्विड और नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड। नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड on the solid is equal to bond force। और वो कितना है, आप देख रहे हो कि ये सारा फोर्सेस F1 F2 कैंसिल कर रहे हैं, वो F के बराबर है कि नहीं, F के बराबर है। सो दैट इज इक्वल टू द फोर्स हियर। यहाँ पर क्या फोर्स है, यहाँ का प्रेशर इनटू एरिया। ये अगर H डेप्थ में है, दबाया गया है, तो हम कहेंगे इट इज रो ऑफ द लिक्विड, रो L जी H इंटू यहाँ का एरिया A। समझ में आया क्या? अच्छा yes, sir. ये जो रो L जी H है, रो L इंटू H इंटू A है, ये जब लिक्विड ये सॉलिड को अंदर डुबाया, ये यहाँ पर डुबाने से पहले लिक्विड भरा हुआ था, डुबाने के बाद कुछ लिक्विड को भगा दिया। कितना वॉल्यूम का लिक्विड को भगाया, जितना वॉल्यूम अंदर घुसा। कितना वॉल्यूम अंदर घुसा, H इंटू एरिया। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज V। V इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और कितना वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस किया है ये, H इंटू A। तो H इंटू A की जगह V लिख सकते हैं। So it is rho L G V. Rho L is the density of the liquid, V is the volume of the liquid displaced. तो rho L into V क्या हो जाएगा, mass of the liquid displaced. So rho L into V M is mass of liquid displaced. Mass of liquid displaced. मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना हो गया,
इज इक्वल टू रो एल इंटू वी। क्या बात समझ में आ रहा है? तो रो एल इंटू वी की जगह लिख सकते हैं एम इंटू जी। तो देखो ढेर सारा फॉर्मूला हमारे सामने आया। The Bond force is independent of the density of the solid, depends upon density of the liquid. आप वुडन सिलेंडर को डुबाओ या कॉपर सिलेंडर को डुबाओ या आयरन सिलेंडर को डुबाओ, हर एक केस में बॉन्ड फोर्स विल बी सेम। मतलब कौन सा मटेरियल का है उससे ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर। कितना होता है वो? दैट इज नथिंग बट द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। समझ में आया? तो अब मान लो कि ये चीज कोई एक स्प्रिंग बैलेंस से झूल रहा था, सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो इसका कुछ रीडिंग वेट दिखा रहा होगा। जैसे हम लिक्विड में डुबाए, ये फोर्स ऊपर की तरफ आया तो स्प्रिंग जो बैलेंस था उसका रीडिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि नीचे से कोई उठा रहा है। तो देयर इज ए लॉस ऑफ वेट। मतलब जितना वेट था, मान लो पहले W1 वेट दिखाता था, अब डुबाने के बाद W2 दिखा रहा है। W2 मस्ट बी लेस देन W1। वाई? क्योंकि नीचे से कोई फोर्स आ रहा है। कितना कम होगा? W2 मस्ट बी लेस देन W1 बाई ए क्वांटिटी इक्वल टू F। F क्या है? द बॉन्ड फोर्स। समझ में आया क्या? तो हम कह सकते हैं बॉन्ड फोर्स इज अदरवाइज नथिंग बट इक्वल टू लॉस ऑफ वेट। तो जो चीजें समझ में आया उसको लिखते हैं, इसको समराइज करके लिखते हैं। B is bond force क्या है ये? इट इज रिजल्टेंट ऑफ all forces exerted by liquid. It is equal to m into g, where m is mass of liquid displaced. M is mass of liquid displaced. It is equal to rho L Vg. V is volume of liquid displaced, है ना। और रो एल क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एंड इट इज इक्वल टू दी, ऊपर से अगर डुबा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोई बॉडी को ऊपर से डुबाया गया है किसी एक लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो ऐसा केस में तो आप क्या कहोगे? इफ दिस बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड। ये सारा चीज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड। तो बॉन्ड फोर्स को ये सारे तरीके से, बॉन्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड को ये सारा तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। या तो नेट फोर्स exerted by the solid liquid on the solid, या तो it is the weight of the liquid displaced, या तो it is the loss of weight of the solid। समझ में आया? चलिए देखते हैं ये सारा चीज हमें समझ में आता है क्या, एक एक करके थ्रू एग्जाम्पल सारा चीज को देखेंगे। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक सॉलिड था, ये सॉलिड यहां पे झूल रहा था और इसमें रीडिंग दिया था W1। यहां पर कोई एक लिक्विड कंटेनर था जिसमें लिक्विड था और वो लिक्विड में ये लिक्विड कंटेनर भी किसी एक वेइंग मशीन के ऊपर बैठा हुआ था। चलो मानते हैं कि यहाँ पे रीडिंग था कितना? इट वाज W2। सेकेंड केस में आई रिपीट द सेम फिगर। मैं अगर सेम फिगर को रिपीट करता हूं और कहता हूं कि ये जो चीज झूल रहा था फ्रॉम द बैलेंस, इसको इसके अंदर में डुबा दिया। अब इसका रीडिंग बन गया W3 और इसका रीडिंग बन गया W4।
चलिए हमें W1, W2, W3, W4 ये सब के बीच में रिलेशन निकालना है और ये भी निकालना है कि व्हाट इज द बुओयंट फोर्स ऑन द सॉलिड आफ्टर इट इज इंसर्टेड इनटू द लिक्विड। तो बताओ तो W1 ज्यादा है कि W3 ज्यादा है? क्या ज्यादा होगा? W1 ज्यादा है। ये डूबा हुआ है तो लिक्विड नीचे से उठाने की कोशिश कर रहा होगा, ये हल्का हो गया होगा। तो अब क्या कहोगे, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द बुओयंट फोर्स हियर इन टर्म्स ऑफ W1 एंड W3? कितना होगा? लॉस ऑफ वेट, पहले W1 था रीडिंग, अब है W3, मतलब जितना फोर्स लगाया मान लो 50 न्यूटन था, अब दिखा रहा है 30 न्यूटन, मतलब लिक्विड कितना फोर्स दे रहा है? 20 न्यूटन का है, वही तो बुओयंट फोर्स है। तो बुओयंट फोर्स कैन बी अंडरस्टूड लाइक दिस बुओयंट फोर्स। सोचो यहाँ पर रीडिंग था W2, अब यहाँ पर रीडिंग है W4। W2 और W4 में से कौन ज्यादा होगा? थोड़ा सोचे। ये जो लिक्विड है ये इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स दिया है, कितना? बुओयंट फोर्स, जो फोर्स को हम कहते हैं बुओयंट फोर्स। एंड फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये पूरा का पूरा लिक्विड ये सॉलिड के ऊपर की तरफ बी फोर्स दे रहा है, तो ये सॉलिड लिक्विड के ऊपर नीचे की तरफ बी फोर्स दे रहा होगा कि नहीं होगा? अगर ये बात है तो यहाँ पर W2 था, अब ये नीचे की तरफ B दे रहा है, तो W4 क्या हो जाएगा? W2 से ज्यादा, कितना? W2 plus B will be equal to W4. So you must understand it is same as W4 minus W2. समझ में आ रहा है क्या? क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes. Okay. हाँ इसमें हरिम कहते ना नहीं टिके गोटे काम अच्छी करेंगे कंप्यूटर खराब है तो कहतु आसना दिसे ଭଲ ତ ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଛାଆନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ଦିନ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତା ସମୟ ଲାଗିବ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। कोचिंग कहीं कहीं आସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଗୋଟେ ନେଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନେଇ ହେଉନି ମାନେ କ'ଣ? ठीक है मैम तो आज आसनी गोटे मो काम गोटे लगी खाली आस देखी। सो इट इज कमिंग आउट टू बी W2। देखो यहाँ पे अगर ये चारों चीज को जोड़ देते हैं तो हमारा हम कहेंगे कि यहाँ पर W1 प्लस W2 क्या था? इससे क्या पता चला? पता चला कि W1 माइनस W4 इज इक्वल टू W4 माइनस W2। मतलब ये भी याद रखना है कि W1 प्लस W2 इज इक्वल टू, ये W3 था पहला वाला, ये 3 है, इज इक्वल टू W3 प्लस W4। दिस रीडिंग प्लस दिस रीडिंग इज इक्वल टू दिस रीडिंग प्लस दिस रीडिंग। दिस इज वन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गया तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा। समझ में आया? दूसरा, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है और ये कंटेनर ऑफ लिक्विड में थोड़ा सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए स्मॉल आउटलेट अवेलेबल, और चलो मानते हैं कि यहाँ पे जो लिक्विड है वो यहाँ तक है, ठीक है, और इसमें ये ऐसा है लिक्विड, और चलो मानते हैं कि फर्दर ये जो लिक्विड है ये किसी एक स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर बैठा है जिसका रीडिंग है W1, और यहाँ पर कोई एक ब्लॉक झूल रहा है,
चलो मानते हैं कि इसका रीडिंग है W2, और चलो ये भी मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक ट्रे है, जिस ट्रे का, एम्प्टी ट्रे का वेट है से W3। ऐसा कुछ अरेंजमेंट रखा गया है। जस्ट इमेजिन ए केस। अभी मैं क्या करता हूं, ये जो सॉलिड था जो फ्लोट कर रहा था, इसको मैं इसके अंदर डुबाने की कोशिश करूंगा। जब डुबाऊंगा तो क्या होगा, देखो अब क्या हुआ, ये सॉलिड को मैं इसके अंदर ले आया हूं, दिस हैज कम डाउन। अब इसके ऊपर वेट आ गया तो इसका वेट कुछ बन जाएगा, उसका वेट कुछ दूसरा बन जाएगा। चलो कहते हैं कि ये W4 है, लेकिन जैसे ये इसके अंदर डूबेगा, पहले तो लिक्विड यहां तक भरा हुआ था, लिक्विड चढ़ेगा तो गिर के आएगा, इधर गिरेगा, द लिक्विड विल फॉल समवेयर हियर। क्या आप गेस कर पा रहे हो, ये जैसे डूबेगा कुछ लिक्विड यहां से निकल के ऐसे ऐसे आ जाएगा, अंदर अंदर आके गिरेगा। यस, ये लिक्विड आके इसके अंदर ऐसे गिर गया। अच्छा ठीक है, लिक्विड यहाँ पर आया और यहाँ पर आया, आके इसके अंदर गिर गया। अब गिर गया तो इसका रीडिंग में भी बदलाव आ जाएगा, यू कॉल इट W5, ठीक है, दिस इज नाउ W5। सी द टू केसेस केयरफुली। इसमें से हम बॉन्ड फोर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है वो बॉन्ड फोर्स जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हुआ यूं है कि जब इसको डुबाए तो इसका वेट घट गया है, तो आप कहोगे जो बॉन्ड फोर्स है वो कितना है, W2 माइनस W4, लॉस ऑफ वेट है कि नहीं, इट इज लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट इज कमिंग आउट टू बी, लॉस ऑफ वेट इज कमिंग आउट टू बी बॉन्ड फोर्स। लेकिन जैसे ही डूबा कुछ लिक्विड को बाहर निकाल दिया, इट हैज डिस्प्लेस्ड सम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। कितना वॉल्यूम का, ये लिक्विड। हम जानते हैं बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहां पर वेट था W3 एम्प्टी ट्रे का, लिक्विड के बाद हो गया W5, तो वेट बढ़ गया। कितना बढ़ गया, इट इज W5 माइनस W3, सो द बॉन्ड फोर्स इज सेम एज W2 माइनस W4 इज इक्वल टू W5 माइनस W3। क्या बात समझ में आ रहा है। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जो लिक्विड डिस्प्लेस हो गया उसका वेट कितना है, पहले W3 था अब ये W5 हो गया, तो कितना वेट हो गया, W5 माइनस W3, दिस इज इक्वल टू बॉन्ड फोर्स। व्हाट अबाउट W1, क्या ये दोनों बराबर रहेंगे। देखो अब ये लिक्विड अगर नहीं निकलता, अंदर रहता, तो यही वेट यहाँ पर आता और इसके चलते रीडिंग यहाँ पे बढ़ जाता, लेकिन जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वो निकल गया है, बॉन्ड फोर्स आया है। अगर इसके ऊपर बॉन्ड फोर्स B आ रहा है तो ये भी इसके ऊपर बॉन्ड फोर्स B दे रहा है, लेकिन कुछ लिक्विड भी तो निकल गया B अमाउंट का, तो ये W1 और ये W1 बराबर रहेंगे, इन दोनों में कोई बदलाव नहीं आएगा। और फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आप अगर इसको W6 लिखते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि W1 मस्ट बी इक्वल टू W6। देख लो स्टेटमेंट्स को, क्या समझ में आ रहा है कि दोबारा चाहिए। जब हम ये सॉलिड को इसके अंदर डुबाए, इसके ऊपर अपथ्रस्ट आया, रीडिंग घट गया, जितना घट गया वो बॉन्ड फोर्स है, W2 माइनस W4 इस बॉन्ड फोर्स समझ में आ गया। जब इसको इसके अंदर घुसाए, मान लो कि ये नोजल को बंद रखते हम, लिक्विड को निकलने नहीं देते, तो ये उसके ऊपर बॉन्ड फोर्स दिया B, तो ये भी इसके ऊपर बॉन्ड फोर्स देता B, तो W6 का वैल्यू क्या हो जाता, W1 प्लस B। लेकिन लिक्विड निकल गया, जो निकल गया उसका वेट W2 बॉन्ड फोर्स है, वेट ऑफ द लिक्विड इज बॉन्ड फोर्स, मतलब W6 विल रिमेन सेम एज W1, है ना। और ये रीडिंग कितना बढ़ गया, पहले था W3 बन गया W5, कुछ लिक्विड आ गया इसलिए बढ़ गया। लिक्विड का वेट कितना है, W5 minus W3, so the weight of the displaced liquid is W5 minus W3, but that is again bond force, तो आपको कि bond force is W2 minus W4 और is equal to W5 minus W3, and ये याद रखना है कि W1 is equal to W6। ये फंडामेंटल को आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। So bond force is nothing but the weight of the liquid displaced, it is the loss of weight and depends upon the density of the liquid, not on the density of the solid। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, तो बॉन्ड फोर्स के बारे में ये सब चीज हम लोग देखें।
अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि V डिपेंड्स ऑन G। कैसे? क्योंकि V का वैल्यू क्या था? डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू G। इसमें जो B का वैल्यू ρl Vg है, उसको ढंग से थोड़ा अगर समझेंगे तो इसमें ρl क्या था? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ρl था डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये सॉलिड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब क्या है? मतलब इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड, समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड। और ये हो गया V। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? G के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी समझ में आना चाहिए, ये G के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर ये अरेंजमेंट किसी एक एक्सीलरेटिंग लिफ्ट के अंदर किया जाएगा तो जो बॉन्ड फोर्स होगा वो दैट विल चेंज एज G प्लस A और G माइनस A। समझ में आ रहा? जैसे आप कहेंगे कि ये कोई एक कंटेनर है और ये कोई एक सॉलिड है जिसको यहाँ से कहीं से बांध दिया गया है। चलो मानते हैं यहाँ से बांध दिया गया है। एंड दिस इज गिवन द लिक्विड हियर। ये लिक्विड यहाँ पर है, दिया गया है कि ये लिक्विड यहाँ पर है, ये है और ये। तो हम देख रहे हैं कि कुछ V वॉल्यूम का लिक्विड, V वॉल्यूम का सॉलिड इज ऑक्युपाइंग इनसाइड द लिक्विड। अगर ये अरेंजमेंट नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन A में, तो आप कहोगे तो बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड इनटू, नीचे आ रहा है तो क्या लिखेंगे? G माइनस A। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर ये फ्री फॉल में है तो मान लो ये गिर रहा है तो A का वैल्यू G है, A का वैल्यू G हो जाएगा तो बॉन्ड फोर्स इज 0। समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड फोर्स कम्स आउट टू बी 0। तो क्या लिखेंगे? अंडर फ्री फॉल, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन में आ जाएंगे इसलिए मैं बता रहा हूं। B इज इक्वल टू 0, देयर इज नो बॉन्ड फोर्स। सर नो बॉन्ड फोर्स क्यों हुआ? अरे इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स। बॉन्ड फोर्स क्या था? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द सॉलिड। और जो लिक्विड जो फोर्स दे रहा था सॉलिड के ऊपर, क्यों दे रहा था? क्योंकि अंदर कुछ प्रेशर था। प्रेशर क्या होता है किसी भी डेप्थ में? रो जी एच। फ्री फॉल में तो प्रेशर 0 हो गया, वेटलेस बन गया वो लिक्विड, वो कोई प्रेशर ही नहीं दे रहा है। प्रेशर नहीं दे रहा है तो फोर्स नहीं दे रहा है, फोर्स नहीं दे रहा है तो बॉन्ड फोर्स 0। अंडर फ्री फॉल बॉन्ड फोर्स इज 0। समझ में आया? अच्छा, ये G के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखें हम लोग, जो हमारा B है वो रो एल Vg है। इट इज नथिंग बट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वो हम समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ढंग से इसको समझते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक लिक्विड कंटेनर है और चलो मानते हैं कि इसमें अलग अलग सा लिक्विड है, ये है, ये है, ये है, अलग अलग सा लिक्विड रखा हुआ। यहाँ पर एक लिक्विड है और दिया है कि यहाँ पर दूसरा लिक्विड है और यहाँ पर कुछ तीसरा लिक्विड है। देयर आर डिफरेंट लिक्विड्स। और सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक सॉलिड को हम रखें डुबा के कुछ ऐसा। ये सॉलिड इसमें डूबा हुआ है, ये लिक्विड रो 1 डेंसिटी का, ये रो 2 का, ये रो 3 का, ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है, ये वॉल्यूम V3। तो B क्या है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्या रो 2 वाले लिक्विड के लिए इस सिलेंडर के ऊपर
कोई नेट फोर्स आ रहा है? यस सर नो? क्या रो2 वाले लिक्विड के लिए इसके ऊपर कोई फोर्स आ रहा है? जो जनरली लोग सोचते हैं कि रो2 वाला लिक्विड यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है, नेट फोर्स तो जीरो होगा। नहीं नहीं, क्या रो2 वाले लिक्विड के लिए यहाँ पर कुछ प्रेशर नहीं बन रहा होगा? यहाँ का प्रेशर तो इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, सबका प्रेशर जुड़ जाता है। सो रो2 के चलते नीचे से भी फोर्स आ रहा है। डोंट बी इन द मिसकंसेप्शन कि बीच वाला लिक्विड के लिए इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं आ रहा है। आ रहा है, उसके लिए भी नीचे से कोई फोर्स आ रहा है। तो आपका बॉन्ड फोर्स क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द फास्ट लिक्विड V1 into G, ρ2 into V2 into G, ρ3 into V3 into G। याद रखना, it is weight of all the liquids displaced। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, छोटी छोटी चीजों को पकड़ते रहना, ये सब पूछेंगे वो लोग। तो आप देख रहे हो कि the net bond force is total weight of all the liquid displaced। जितना टोटल लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है V1, V2, V3 वॉल्यूम का, सारा का वेट निकालो और जोड़ दो। समझ में आया? सो ये टोटल लिक्विड का डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो अभी जितना हमें समझ में आया उसको थोड़ा लेके अगर समझेंगे तो कहेंगे क्या है बॉन्ड फोर्स? When a solid is totally or partially immersed into a fluid medium, the fluid exerts normal forces at every point on the surface of the immersed solid. Resultant of all those forces is called buoyant force. If the solid is immersed from the top of the surface of the liquid, the buoyant force is of thrust or upward, and depending upon the insertion of the solid into the liquid, the direction of buoyant force is decided. So it is not necessarily always of thrust. What is the डायरेक्शन क्या हो गया, कैसे इंसर्ट किया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ buoyant force is rho LVG. It is depending upon the density of the liquid, it is independent of density of solid, and it is equal to the weight of the liquid displaced. In the formula of rho LVG, V क्या है? Volume of the liquid displaced, or it is volume of the solid inside liquid। पानी के अंदर जितना रहेगा सॉलिड का उतना ही पानी को डिस्प्लेस करेगा। तो इट इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कैन बी अंडरस्टूड एज rho LVG, जिसमें V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। It is also equal to the loss of weight. If it is inserted from the top of the solid, तो ये ऊपर की तरफ उठाएगा, so buoyant force is same as loss of weight। Next, where it acts, we have seen the magnitude, we have seen the direction. Direction may be upward, downward, depending upon the insertion of the solid into the liquid. Magnitude is rho LVG, weight of the total liquid displaced। Number 3 हुआ point of application। B acts at center of volume of the immersed solid। जो सॉलिड को डुबाया गया है उसका जो वॉल्यूम इमर्स हुआ है उस वॉल्यूम का सेंटर, जैसे सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालते हो समेशन ऑफ MI XI बाई समेशन ऑफ MI करके, सेंटर ऑफ वॉल्यूम भी ऐसे ही निकाल सकते हो समेशन ऑफ VI XI बाई समेशन ऑफ VI करके, लेकिन जरूरत नहीं पड़ता। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड कंटेनर है, कुछ ऐसा शेप का है, और चलो मानते हैं कि इसके अंदर कि कोई एक डंडा ऐसा है और ये डंडा को मान लो कि हम लोग कुछ ऐसा करके पकड़ के रखें। चलिए मानते हैं कि डंडा कुछ ऐसा है, ये डंडा को यहां से ऐसे बांध के रखा गया है, और फर्दर चलो ये भी मानते हैं कि इस कंटेनर में लिक्विड कुछ यहां तक है, लिक्विड इज अप टू दिस लेवल, और ये डंडा कुछ ऐसा है। तो इस डंडे का जो वेट है वो कहाँ एक्ट कर रहा होगा? द वेट ऑफ द डंडा मस्ट बी एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर ये यूनिफॉर्म बार दिख रहा है तो इसका बार का जो मिड पॉइंट होगा वहां पर एक्ट करेगा W। बट वेयर द buoyant force will act? It is at the center of volume of the immersed solid। कौन सा सॉलिड डूबा हुआ है?
ओनली दिस पार्ट ऑफ द सॉलिड इज इंसर्टेड। देखो ये पार्ट, यही तो डूबा है, ये पार्ट का सेंटर कहाँ होगा, ये लेंथ का सेंटर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्ट करेगा बुआन फोर्स, इट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये ऐसा है। तो बी एक्स एट द सेंटर ऑफ वॉल्यूम, ये पॉइंट को आप कहोगे सेंटर ऑफ वॉल्यूम, ये कहोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना, ये सेंटर ऑफ वॉल्यूम है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ज्यादा लिखने से कचरा हो जाता है, आपको समझ में आना चाहिए दिस इज सेंटर ऑफ वॉल्यूम CV, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes. जैसे मैं अगर समझ में आया तो मैं जानना चाहूंगा छोटा सा केस में, सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक लिक्विड कंटेनर है। अब ये लिक्विड कंटेनर की केस में हुआ यूं है कि हुआ यूं है कि मैं क्या किया हूं, इसमें कोई एक सॉलिड डंडे को इंसर्ट करके रखा हूं। ये चलो मानते हैं कि ये एक डंडा है, और इस केस में इसके ऊपर वाला हिस्सा बना है लोहे का, ये वाला हिस्सा, ठीक। समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा फिगर के थ्रू से समझाने से आसान होता है, नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये है लिक्विड आपका, ठीक है, ये है आपका लिक्विड। दूसरे केस में भी डंडा को ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? ऊपर वाला हिस्सा मान लो लोहे का, दिस पार्ट इज आयरन, ठीक है। बाकी का पार्ट क्या है? बाकी का पार्ट है मान लो लकड़ी का बनाया हुआ है, इट इज वुड, ठीक है, ये पार्ट है वुड, और ये है आपका लिक्विड। अभी मैं क्या करता हूँ, अगला केस में मैं इस डंडे का पोजीशन बदल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे घुमा देता हूँ। अब ये डंडा लोहे का है लेकिन ऐसा है, ठीक है। अरे ये क्यों ऐसे हो रहा है? यस 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 यस, अब ये है ऐसा। एक केस में लोहे वाला हिस्सा ऊपर है, एक केस में लोहे वाला हिस्सा नीचे है। तो इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बताओ। ये डंडा फ्लोट कर रहा है, इट्स ए यूनिफॉर्म बार, the bar is floating in the same liquid in two different positions, call it position A, ये position B, ठीक है। दोनों ही केस में डंडे का वेट बराबर है, और ये फ्लोट कर रहा है, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। नीचे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसका जो वेट है और जो बॉन्ड फोर्स है वो दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। यहां पर भी बात वही है, दोनों केस में वेट एंड बॉन्ड फोर्स आर सेम। अब मैं जानना चाहूंगा कि कौन सा केस में ऊपर निकलता हुआ हिस्सा ज्यादा होगा, केस ए में कि केस बी में। इन विच केस द पार्ट ऑफ द बार इन एयर इज मोर। क्या लग रहा है आपको? दोनों ही केस में वेट बराबर है, बॉन्ड फोर्स बराबर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बराबर है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। दोनों ही केस में ऊपर निकला हुआ पार्ट बराबर लेंथ के होंगे। बट देयर इज ए डिफरेंस। मैं जानना चाहता हूं कि आउट ऑफ केस ए ये वाला पार्ट क्या है? ये आयरन है। ये क्या? ये वुड है। ये आयरन है, ये वुड है। यू अंडरस्टैंड? इन केस ऑफ ए, आउट ऑफ केस ए एंड बी, और थोड़ा ऐसे लिखेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, आइडेंटिफाई
the type of equilibrium in the two cases. लकड़ी का बनाया हुआ है, लोहे का टिप लगा है, एंड यू नो आयरन इज ए हाई डेंसिटी मेटल, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट का वेट ज़्यादा होगा और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ पे होगा. हियर मस्ट बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. और बॉन्ड फोर्स कहाँ होगा, कहाँ आ रहा होगा, जो वॉल्यूम डूबा हुआ उसका सेंटर, मतलब यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ वॉल्यूम. तो यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा W और यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा बॉन्ड फोर्स. इधर क्लियर? Yes. दूसरी केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा W, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लोज टू आयरन, और बॉन्ड फोर्स कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ दी इमर्स्ड सॉलिड, यहाँ पर आ रहा होगा बॉन्ड फोर्स. एक केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबोव द सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड और बॉन्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है. दूसरे केस में बॉन्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है. टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जानना चाहते हैं. अगर ये डंडे को थोड़ा सा ऐसे में टेढ़ा करता हूं और ये वापस आ जाता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, गिर जाता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इसका बॉन्ड फोर्स नीचे के हिस्सा में आ रहा है यहाँ पे और वेट ऊपर आ रहा है, तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करूंगा ये वापस जाएगा कि गिर जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि W ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, B ऐसे उठाने की कोशिश कर रहा है, दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे और ये ट्रुप करके गिर जाएगा. तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. जबकि इस केस में जब मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करता हूं और मैं नोटिस करता हूं कि यहाँ पर जो बॉन्ड फोर्स है वो ऊपर की तरफ था और यहाँ पर जो वेट था वो नीचे की तरफ था, टेढ़ा करने के बाद वेट ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, बॉन्ड फोर्स ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये फिर से सीधा हो जाएगा. सो दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब फ्लोट करता है, व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड और बिलो द बॉन्ड सेंटर. क्या मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. सो क्या लिखेंगे, देखो इतना सारा बताना पड़ता है एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो क्या कहेंगे, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग फ्लोटिंग, कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी must be below bond center. आपको सर ये सब इतना पढ़ना पड़ता है क्या? खाली पीली डॉक्टर बन जाओगे क्या? थोड़ा सा हल्का हल्का जानकारी लेके कितने लोगों को मार दोगे ठिकाना नहीं रहेगा. नहीं, जो मर गया हो तो कंप्लेन कभी करेगा नहीं. डॉक्टर का वही बेनिफिट है, जो मर जाता है वो कभी कंप्लेन नहीं करता, इसलिए डॉक्टर के नाम पे कोई कंप्लेन नहीं है. ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग फ्लोटिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी बिलो द बॉन्ड सेंटर. क्या यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आया? Yes, sir. क्या आप लोगों के पास अभी भी और ताकत है कि कुछ समय और ज्यादा पढ़ लें, कि लग रहा है नहीं सर ये तो आज इतना सारा अपथ्रस्ट होने के बाद हमें तो कुछ रिलैक्सेशन की जरूरत होने लगा है, ऐसे लग रहा है? क्या बोल रहे हो? अरे माँ जी तुम्हारा है, क्लास टीचर तुम्हारा है, क्लास तुम्हारा है, पढ़ना तुम्ही को है. तो एक काम करते हैं, आज की पढ़ाई यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर थ्योरी का आगे बढ़ाएंगे अगले क्लास. ये ठीक रहेगा? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस? प्लीज रेज योर हैंड. आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं. सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन अपना इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा. क्या मालूम ये सर का कुछ ठिकाना नहीं, उल्टा बोल देंगे, देखा बोल रहा था.
ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। सर